नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूं जीके जीएस के टॉप 30% जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लक्ष्य तेरा है सामने, भटकने से कुछ नहीं होगा। तो एक-एक प्रश्न की मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, बने रहें आप लोग मेरे साथ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि फोबोस और डीमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? ये आपको बताना है। क्या वो मंगल के हैं, या बृहस्पतिवार के हैं, या शनि के हैं, या फिर यूरेनस मतलब अरुण के हैं? ये फोबोस और डीवोस बहुत ही उम्दा और बढ़िया प्रश्न है। पूछा जाता है कि ये किसके उपग्रह हैं, तो आप सभी बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। तो ये जो डीमोस और फोबोस ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, वो मंगल के उपग्रह हैं। याद रखें इस बात को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, जो डीमोस फोबोस है वो मंगल ग्रह के हैं। मंगल ग्रह से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर जो लाल मिट्टी होती है वो किसके कारण होती है? तो बता दें वो लोहे ऑक्साइड होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। याद रखें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लोहे ऑक्साइड होता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिनका नाम डीमोस और फोबोस है। याद रखें। ठीक है, बड़ा ग्रह पूछा जाए तो फोबोस है। अब इनमें से उपग्रह दो हैं, मंगल ग्रह के हैं, जो लाल मिट्टी पाई जाती है उसका कारण लोहा ऑक्साइड है। इस पर ही एक पर्वत है जिसका नाम नेक्स्ट ओलंपिया है। याद रखें क्या नाम है इसका, नेक्स्ट ओलंपिया। ठीक है, ये क्या है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है अपने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उससे ये 3 गुना बड़ा है, मतलब ऊंचा है। याद रखें इसको, 3 गुना ये ऊंचा है। और एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो बता दें तुम्हें कितनी है, 8848 है। याद रखें इसको भी। तो ये मंगल ग्रह से कुछ तथ्य थे कि मंगल ग्रह पर जो मिट्टी होती है वो लाल क्यों होती है, लौ ऑक्साइड के कारण होती है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस। ठीक है, अब इस पर एक पर्वत है जिसका नाम है नेक्स ओलंपिया, जो मतलब हिमालय की चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना ऊंचा है। तो ये भी याद रखें इस बात को। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही विकल्प मंगल हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि इसको पीला ग्रह कहा जाता है। याद रखें, पूछा जाए कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो बृहस्पतिवार को कहते हैं। याद रखें। शनि का ग्रह कैसा है, तो शनि ग्रह को हम बलय वाला ग्रह भी कहते हैं। बलय मानी छल्लों वाला ग्रह या बलय वाला ग्रह। ठीक है, याद रखें इसको कि शनि को बलय वाला ग्रह है ना। और जो ये यूरेनस है, ठीक है, ये जो यूरेनस है मतलब ये अरुण है, बहुत ही ठंडा ग्रह है। तो फोबोस और डिवोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बृहस्पतिवार को पीला ग्रह कहते हैं, शनि को बलय वाला ग्रह कहते हैं। शनि से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ गया कि सर्वाधिक जो उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है, तो पहले बृहस्पतिवार था जिनका ग्रह 79 थे, लेकिन अब ये इसको आगे हो गया कौन, शनि, क्योंकि इनके 82 उपग्रह हो गए हैं। तो याद रखें कि सर्वाधिक उपग्रह किनके हैं, तो किनके हैं, शनि के हैं। याद रखें क्यों, क्योंकि इनके 82 हैं। फोबोस और डिवोस मंगल ग्रह का है, उपग्रह हैं। बृहस्पतिवार को पीला ग्रह कहते हैं, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, बलय वाला ग्रह कहते हैं, इसे ठंडा ग्रह कहते हैं। याद रखें। ठीक है, और कुछ बच रहा हो तो बताएं इस प्रश्न में कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, सभी प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? क्या विधानसभा से हटाया जाता है, या संसद द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो पहले तो हम बता दें कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य पर बना रहता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है। लेकिन इसको हटाया कैसे जाता है, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, ये संसद के द्वारा हटाया जाता है, विधेयक वगैरह पारित करके। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है किस देश से लिया गया है, मतलब संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? क्या जर्मनी से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से, या स्पेन से, या इटली से? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें आप। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है, जरा सा आप सभी कमेंट करें।
तो संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, याद दिला दें, बिल्कुल सही। जो लोग विकल्प बी की तरफ जा रहे हैं वो लोग एकदम सही हैं। जर्मनी से भी कुछ लिया गया है, आपात जो उपबंध हैं वो लिए गए हैं, याद रखें इसको भी, ठीक है। और भी बता दें कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जबकि प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है प्रस्तावना से, ठीक है। प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1946, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 था, सॉरी मैंने 46 कह दिया। उस समय क्या था कि 3 शब्द जोड़े गए थे, जिन जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द थे। प्रस्तावना पूछता है तो कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई है, याद रखें। और प्रस्तावना की भाषा की बात करता है अगर प्रस्तावना की भाषा, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखें। यही प्रश्न मैं बताना चाहता था। मैं यही बताना चाहता था कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो वो ली गई है तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से तुम्हारे आपात प्रबंध लिए गए हैं, याद रखें। संशोधन प्रक्रिया तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व आइलैंड से ली गए हैं। जो संघात्मक व्यवस्था होती है वो कनाडा से ली गई है, ठीक है। मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से ली गए हैं। इनकी संख्या 11 है, याद रखें। और स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे, और भी याद रखें। और क्या याद रखने वाला है, हाँ इसमें एक बात और याद रख सकते हैं कि जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें याद रख सकते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्या प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, कौन होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। तो जो लोग विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है, जिसका नाम 2015 में बदलकर योजना आयोग कर दिया गया, याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्या वो अग्नाशय है, पीयूष है, यकृतक है, थायराइड है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं, इसको पूछा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार कर दिया था। वो महिला कौन सी थी, क्या वो चांदनी थी, या बुला चौधरी थी, या मृदुला राजीव थी, या प्रिया साय भागना थी, क्या थी वो जिन्होंने 7 जो सागर थे बोल सकते हैं उनको तैर कर पार कर दिया था, है ना। ये बहुत ही बड़ी बात है, तो वो बुला चौधरी थी, याद रख सकते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा बुला चौधरी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो वर्धमान ट्रॉफी है इसका संबंध किससे है, क्या कुश्ती से है, मुक्केबाजी से है, भारोत्तोलन से है, या कबड्डी से है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो लोग विकल्प सी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही है, जो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित कौन है, क्या जो एंड्रयूज ग्रॉव हैं, या बिल गेट्स हैं, टेड टर्नल हैं, रूपर्ट जो मुर्डॉक हैं वो हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, सभी लोग कर लेंगे मुझे आशा है ऐसी। माइक्रोसॉफ्ट ये बिल गेट्स से संबंधित है, याद रखें इसको। इसका सही विकल्प बिल गेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। विंग्स और फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं, क्या विक्रम सेठ हैं, अर्धंती राय हैं, कलाम साहब हैं, ए.जे. अकबर हैं, कौन है। तो स्टार लगाएं इस प्रश्न को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा प्रश्न है ये, ठीक है, पूछी भी जाती है, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहा। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो कलाम साहब हैं, नोट करें इसको, और बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें पूछा जा रहा है कि जंगली गधों के लिए अभयारण्य कौन सा प्रसिद्ध है। क्या उत्तर प्रदेश में है, असम में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, कौन सा है। जंगली गधों के लिए अभयारण्य, है ना, जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है ना। और इसका सही विकल्प चुनाव। जो भी लोग गुजरात की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। गुजरात में जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है, याद रखें गुजरात के बारे में। गुजरात में एक जो अभयारण्य है गिर सरोवर, वो गुजरात में स्थित है। असम में 7 अभयारण्य हो गए हैं, याद रखें। कुछ अभयारण्यों के जो फेमस हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता दूं, जैसे गर्म पानी अभयारण्य, है ना, ये असम में है। और
एक गेंडे वाला सींग जो पाया जाता है असम में है। नमीरी भी असम में है, औरंग भी असम में है ना, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर और ये उत्तर प्रदेश से तुम्हारा बहुत ही फेमस है, सभी लोग को पता होगा, तो इसका तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिका की जो आत्महत्या थैली होती है वो किसे कहते हैं। ये बहुत ही बायोलॉजी का ट्रेंडिंग प्रश्न है ना, और ये सभी किताबों में आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, है ना। और मुझे आशा है कि कुछ लोग इसको कर में भी सफल होंगे, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आत्म में जो घाती की थैली होती है बोल सकते हैं, आत्महत्या की थैली बोल सकते हैं, किसे बोलते हैं, तो ये लाइसोसोम को बोलते हैं। इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, याद रखें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। क्या वो अनुच्छेद 84 है, या 105 है, या 225 है, या फिर 252 है। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो तीनों सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 52 में है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और इसका वेतन 5 लाख होता है। याद रखें, जो आयकर से मुक्त होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति पर महबूब प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जो कि 61 है। ठीक है, अनुच्छेद 61 पूछा जाता है। और राष्ट्रपति पर एक विशेष जो अधिकार है कि वो किसी की फांसी या किसी की सज़ा को कम कर सकता है, तो वो अनुच्छेद 72 है, याद रखें। अब जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो 3 तरह के उपबंध आपातकाल लगा सकता है, अनुच्छेद 352, इसमें 4 जोड़ते जाएँ, आपको आंसर मिलता जाएगा। 352 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 356। ठीक है, याद रखें। इसमें 4 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 360। यही है ना, ये वित्तीय आपात है, राष्ट्रीय आपात है ना, ये राष्ट्रपति शासन है। तो ये तीनों हैं, अलग अलग तरीक़ा से लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखें इसको भी। तो इसका फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा 352। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग प्रश्न है, इसको स्टार लगाएं, पूछा भी जाता है कई परीक्षाओं में, मैंने देखा है कि प्रथम ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहले तो एक यही प्रश्न पूछा जाता रहा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1991 में। याद रखें, है ना, ये यही प्रश्न पूछा जाता रहा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में हुआ। याद रखें इसको। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि जो प्रथम संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या वो 8वीं अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची थी, 5वीं अनुसूची थी, 4थी अनुसूची थी, क्या जोड़ा गया था। तो याद रखें, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कैमी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखें इसको भी, बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर इसका फिलहाल सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से एक 2 प्रश्न बनेंगे, मैं दोनों को आप लोगों को बताऊंगा कौन सा प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में जो सीएजी हैं वो कौन है, मतलब अटॉर्नी जनरल हैं, कौन है वो, है ना, सीएजी। क्या वो विनोद राय हैं, शशिकांत शर्मा हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, सुभाष चंद्र गर्ग हैं, वो कौन है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो सबसे पहले तो इसका अनुच्छेद ही पूछा जाता है कि ये जो सीएजी है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद इसका है 148। याद रख सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया है प्रश्न है। और वर्तमान में सीएजी पूछ रहा है तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मराठा साम्राज्य से, कि दादाजी कौंडदेव कौन थे, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो ऐसी तुक्का मार दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी मैं थोड़ी जानकारी आपको देता हूँ, ये कौन थे, क्या थे। ठीक है, तो मैं कुछ फिगर से समझाऊंगा आप लोगों को। ये हैं शिवाजी। ठीक है, ये पता नहीं, शिवाजी, और शिवाजी के पिता थे कौन, शाहजी। ठीक है, बस इतना ही लिखना था मुझे, आप समझ जाओगे आप। ठीक है, दादा कौंडजीब के बारे में हमें बताना है ना, तो इसके मतलब थोड़ा नज़दीकी हमें जाना होगा, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा हम गलत कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, तो शाहजी जो शिवाजी के पिता थे वो शाहजी थे। ठीक है, शाहजी ने क्या किया कि ये जो पूना के जो ये थे दादा कौंडजीब, ये क्लर्क थे।
ठीक है। क्या करते थे ये? खेती बाड़ी को देखते थे। क्या करते थे ये? खेती बाड़ी को देखते थे। साहेब जी के कौन थे? ये क्लर्क थे, याद रखना, क्लर्क थे। जब ये खेती बाड़ी को देखते थे, दादा साहेब जी के बहुत ही करीबी मित्र थे, खेती बाड़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, है ना। तो इन्हें मतलब क्लर्क बना दिया गया था खेती बाड़ी का। और जब ये बहुत करीबी थे, मतलब ये इनके पिताजी साहेब जी के, है ना, तो ये दादा कौन कौन थे? इनके गुरु बन गए थे। किनके? शिवाजी के। ठीक है, तो यही मुझे समझाना था। तो क्वेश्चन का सही विकल्प सी हो जाएगा। तो फिलहाल इसका सही विकल्प है कि दादा कौरंगजेब कौन थे? तो शिवाजी के गुरु थे। और शिवाजी के पिताजी साहेब जी के बहुत ही करीबी मित्र थे, है ना, जिन्होंने मतलब बोल सकते हैं अभी क्लर्क का पद दे दिया था खेती बाड़ी से संबंधित, है ना। तो फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों से उम्मीद है कि सभी कर ले जाएंगे, मुझे ऐसी आशा है। कि हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है? क्या कारण है भाई इसका? क्या उसकी जो घनत्वता है वो अधिक है? क्या हुआ है बहुत महंगा है इस वजह से चमकता है? क्या हुआ है रेडियोधर्मी है इस वजह से? या आंतरिक परावर्तन के कारण, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? क्या ये विकल्प सही हो सकता है? तो जो लोग विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं। तो हीरा चमकता है, उसका सही विकल्प डी है। और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो मृग मरीचिका होती है ना, मृग मरीचिका, ये भी प्रश्न बहुत है, साइंस से पूछा जाता है। मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? मैं मृग मरीचिका भी बता दूं। कोई मतलब अगर किसी मतलब कोई जैसे मतलब दोपहर में सफ़र करे और सड़कों पे जैसे ही हम मतलब गाड़ी को या फिर पैदल चलते हैं तो दूर से दिखाई देता है कि सड़क पे पानी सा भरा हुआ है ना। लेकिन असल में क्या होता है कि वहाँ पानी वानी कुछ नहीं होता। वो क्या होता है, वो यही होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि आगे चल के पानी भरा हुआ है ना। तो ये क्या है, मृग मरीचिका बनने का कारण है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो सामूगढ़ का युद्ध है वो औरंगजेब ने किसके साथ लड़ा था, है ना। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। थोड़ी सी कहानी इसकी होगी कि जो शाहजहाँ थे इसके पुत्र थे औरंगजेब और दारा सिकोय। ठीक है, याद रखना इस बात को। औरंगजेब के जो पुत्र थे वो औरंगजेब और दारा सिकोय शाहजहाँ के पुत्र थे। इनके मतलब शाहजहाँ की तबीयत खराब होने लगी तो औरंगजेब ने क्या किया कि अपने पिताजी शाहजहाँ को आगरा के किले में बंद कर दिया। ठीक है, और उस समय जो उसकी पुत्री थी जहाँ ने उनकी खूब सेवा की। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि शाहजहाँ की मतलब मृत्यु तक किस बेटी ने साथ दिया? तो वो जहाँ आरा थी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को यहाँ बताऊंगा कि सामूगढ़ के बारे में कुछ बताना था। ये सामूगढ़ क्या है और ये कब लड़ाई हुई थी? तो ये 10 मई को लड़ाई हुई थी आगरा में। 10 मई 1658 को लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगरा में। क्यों लड़ाई हुई थी? मतलब राजपाट को हथियाने के लालच में ये भाई भाइयों में लड़ाई थी। ठीक है, और इसने औरंगजेब ने क्या किया कि अपने भाई दारा सिकोई को, ठीक है, अब यहाँ 3 विकल्प में दारा सिकोई भाई भाई थे, है ना, ये दारा सिकोई और औरंगजेब, इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ जिसमें दारा हार गया। और जब ये आगरा छोड़कर दिल्ली के कहीं मतलब कोई सलीम नाम का व्यक्ति था उसके साथ रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे खबर मिली औरंगजेब को कि मतलब ये दारा सिकोई जी यहाँ छिपे हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। मतलब सब कुछ छोड़ दिया था, राजपाट सब कुछ, जीवन अपनी बीवी बच्चों के साथ। लेकिन इसने औरंगजेब ने क्या किया, तभी तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया, है ना। औरंगजेब ने अपने भाई को अंधा करवा दिया और मतलब दिल्ली की सड़कों पर इसे फटे कपड़े कीचड़ से मतलब लसा हुआ घुमाया, है ना, अपने भाई को, और मतलब आंखों से अंधा करवा दिया और मतलब मौत के घाट उतरवा दिया था। ठीक है, ये कहानी है सामूगढ़ के युद्ध की। ये शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब और दारा सिकोई। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि औरंगजेब और दारा सिकोई के बीच ये युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 10 मई 1658 को, याद रखें, आगरा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मगध के शासक जो बिंबिसार थे किस वंश से संबंधित थे? क्या वो नंद वंश था, हर्यक वंश था, लिच्छवी वंश था, शिशुनाग वंश था? वो वंश कौन सा था जो बिंबिसार संबंधित थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आप लोगों को बता दें कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है।
ये बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रह चुका है और पूछा भी जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है, तो 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। याद रखें, बहुत ही उम्दा प्रश्न बन सकता है। तो अब 22 भाषाओं में यहीं से प्रश्न देखो बन जाता है कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है। अब 22 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है, तो वो विकल्प चुनना है। क्या नेपाली है? बिल्कुल है, ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत है? बिल्कुल है, ठीक है। और कश्मीरी है? बिल्कुल है। ये जो फारसी भाषा है ना, ये नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दिल्ली को एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया? बहुत ही उम्दा बढ़िया प्रश्न। क्या 73वां संविधान संशोधन था, 69वां संविधान संशोधन था, 74वां संविधान संशोधन था, 76वां संविधान संशोधन था? वो संविधान कौन सा था? तो इसका जो लोग सही विकल्प भी बता रहे हैं वो एकदम सही है, इसको लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प चुनें। तो ये जो घास हैं वो पेपर में प्रायः पूछी जाती हैं, एक ना एक घास से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो याद रखें इसको। निम्नलिखित में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है? ठीक है। क्या वो स्टेपी है, सबाना है, लानोज है, प्रेरीज है? तो मैं थोड़ा इनके सामने लिख दूँ ये कहाँ पाई जाती हैं, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेरीज कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है, याद रखें इसको, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका में है। और स्टेपीज कहाँ के हैं? ये यूरेशिया हैं, क्योंकि यूरोप से एशिया तक फैले हुए हैं, तो इसे यूरेशिया कह दिया जाता है। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, याद रखें, अफ्रीका। नालोज कहाँ के जो लानो जो हैं ये कहाँ के हैं? ये वेनेजुएला के हैं, याद रखें, ठीक है। और भी हैं एक आध मैं बता सकता हूँ उनको, जैसे डाउन्स है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कैडबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है ना। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में है ना। ये सभी पूछे जाते हैं। फिलहाल अपना प्रश्न है कि किस घास को हाथी घास कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, प्रेरीज। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर मैंने देखो अभी बताया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? क्या 17 हैं, 19 हैं, 21 हैं, 22 हैं? तो हमने बताया था कि 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में। फिलहाल इसका विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो ब्रेल दिवस होता है वो किसके दिन जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये फ्रांस के शासक थे लुईस ब्रेल, है ना। लुईस ब्रेल, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है 4 जनवरी को, ठीक है। ये भी याद रखें आप, बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था। 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने ही अंधों को लिखने वाली ब्रेल लिपि का मतलब जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। उसमें डॉट्स पूछे जाते हैं, बिंदु पूछे जाते हैं, तो 6 बिंदु हैं, याद रखें, ठीक है। फिलहाल इसका सही विकल्प भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथन किस राज्य में स्थित है? मतलब सिंधु घाटी का सभ्यता जो लोथन है वो किस राज्य में स्थित है? क्या वो गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है? दो जगह बहुत ही फेमस हैं, आप सभी नोट कर लें, मतलब पूछी जाती हैं। देखो पहला तो यही प्रश्न पूछ दिया कि लोथन कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, याद रखें इस प्रश्न को। और एक और पूछा जाता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? मतलब कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान का पार्ट पड़ता है। किसका? राजस्थान का, ठीक है। दो प्रश्न मैंने बताए, दोनों बहुत ही बढ़िया हैं। फिलहाल लोथन कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात का पार्ट में पड़ता है, याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा गुजरात। लोथन गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि विकेंद्रीकरण व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? क्या राजगोपालाचार्य जी थे, जेबी कृपलानी थे, बलवंत राय थे, अशोक मेहता थे? तो मैं बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी जी थे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जेबी कृपलानी कौन थे? तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखें। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, याद रखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय मतलब प्रणाली को बताया था, सुझाव दिया था, लेकिन ये कैंसिल कर दी गई थी। तो बलवंत राय समिति, मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय बताई थी, ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद, ये मान्य भी है, अभी भी चल रही है। अब क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ पंचायती राज से। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर को 1900
तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कब हुई थी? श्री राजगोपालाचार, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो जेबी कृपलानी कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति, यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। ये 2 स्तरीय थी, क्रॉस कर देंगे। तो पंचायती राज से मैं कुछ बताने वाला था कि जो ये शुरू हुई थी, ये 2 अक्टूबर को क्रॉस हो गया था। 2 अक्टूबर को 1959 में हुई थी, ठीक है, याद रखें इसको भी। ये कहाँ से हुई थी? राजस्थान के जो नागौर ज़िला है वहाँ से शुरू हुई थी। पूछा जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है कि पंचायती जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, है ना। जो पंचायती राज है ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, याद रखें, ठीक है। इससे बहुत ही बनने वाले प्रश्न थे। ये कब हुआ था? तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके समय ये हुआ था, याद रखें। फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्रेंडिंग प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में पंख योजना को शुरू किया गया? अभी हाल ही में ये पंख योजना शुरू की गई है। ये कहाँ शुरू की गई है? बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। मुझे आशा है कि सभी लोग कर लेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो पंख योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, इसका भी याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही विकल्प मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो पहले तो ये बता दें, ईवीएम का फुल फॉर्म ही कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम में कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? अधिकतम कितने प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं ईवीएम की मशीन में, ठीक है। तो मतलब मशीन में खड़े नहीं हो सकते, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने प्रत्याशियों को मशीन मतलब वेरीफाई कर सकती है। क्या वो 16 हैं, या 32 हैं, या 38 हैं, या 64 हैं? तो अधिकतम प्रत्याशी कितने हो सकते हैं? तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, 64, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, 64। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो लेबर डे है वो कब मनाया जाता है? क्या 15 अगस्त को, 12 दिसंबर को, 1 मई को, 1 अगस्त को? फिलहाल इसका सही विकल्प बताएं। तो जो लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 मई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मुगल सम्राट से है कि जो मुगल सम्राट था उसे रंगीला कहा जाता था, वो कौन सा था? क्या शाह आलम द्वितीय थे, मोहम्मद शाह थे, अहमद शाह थे, जहांदार शाह थे? वो कौन से थे जिन्हें रंगीला नाम से फेमस थे, है ना। ये क्या करते थे जिनका जिसकी वजह से ये इनका नाम रंगीला पड़ गया? मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप सभी लोगों को जो नहीं जानते हैं साथी। तो ये मोहम्मद शाह थे, है ना, मोहम्मद शाह, या इनका नाम और भी है मुबारक शाह खिलजी, ठीक है, मुबारक शाह खिलजी या मोहम्मद शाह खिलजी, जो भी बोलें। ये क्या करते थे? ये दरबार में कभी कभी तो मतलब स्त्री के जो कपड़े होते हैं ना, जो साड़ी वाड़ी पहन के आ जाते थे, हाथ में चूड़ी वूड़ी पहन के आ जाते थे। ये थे कौन? ये राजा थे, याद रखें। अब ये बताओ, मुगल दरबार में जब राजा ही मतलब कभी कभी साड़ी पहन के आए, हाथ में चूड़ी कंगन, है ना, पूरा मेकअप करके आए, है ना, बिंदी बिछिया जो भी है ना, सारी चीज़ें पहन के आए और बढ़िया सा गजरा वजरा लगा के आए, तो ये क्या है? ये रंगीला ही के तो सपने हैं ना। तो ये सब करता था, राजा था, है ना। तो बहुत ही बेहुदा हरकतें करता था, इस वजह से इसका नाम रंगीला पड़ गया। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, रंगीला शाह, मोहम्मद शाह या मुबारक शाह खिलजी, है ना। इसका अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि स्वर्ण सिंह समिति किसकी सलाह पर बनी? क्या वो चुनाव आयोग से संबंधित है, पंचायती राज में सुधार है, या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, या फिर हिमालय और प्रायद्वीप नदियों का जो अंतरक्रिया है वो है? तो स्वर्ण सिंह समिति बहुत ही फेमस समिति है। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने टिक कर दिया होगा, इस प्रश्न को कर लिया होगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं जितने भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं मैं सबको प्रश्न को डिस्क्राइब करूँगा। तो ये स्वर्ण सिंह समिति थी, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, याद रखें, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। इन्हें कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ रूस से लिया गया है, याद रखें, इन्हें रूस से लिया गया है। पूछा जाता है, बहुत ही उम्दा प्रश्न बनता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन, मैंने बताया 2002। बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा प्रश्न है ये कि 11वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन हाल ही के टेट परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक हर माता पिता का कर्तव्य हुआ कि वो अपने बच्चे को मतलब शिक्षा दिलवाएं, ठीक है। ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी वो मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
तो यही शायद 30% हैं, ये हो गए हैं 30% ठीक है। स्मरण समिति का संदर्भ मूल्यकर्ता बचे। अभी तक मैंने आप सभी लोगों से लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है, तो जो भी साथी अभी तक नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर प्रश्न की व्याख्या होती है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न को लिया और टिक कर दिया, नहीं, चारों विकल्प को देखना पड़ता है, बताया जाता है क्या क्या मतलब यहाँ है, क्यों ये ऑप्शन रखे गए हैं। तो अभी तक अगर मेरी क्लास का थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक समय तक पहुँच सकें। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।